Okay, so now we will begin with the second one. This is mostly like this image which is attached here. This is your from your leverage chapter. बट अपन एक इन जनरल इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर अपन इसके साथ थोड़ा सा रेशियो और लिवरेज पे और फोकस करेंगे, रेशियो जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था. बट सबसे पहले the thing which is the most important for your full, I mean, financial management subject of your CA inter and then AFM in your CA final. I think income statement is one of the most important thing. This is to look at the health of the company. No doubt the balance sheet is equally important, but इनकम स्टेटमेंट इज गिव्स यू पर्सपेक्टिव कि हाँ कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है. आज एक कंपनी की बैलेंस शीट आज जैसी हो सकती है, अगर वो पूरे साल कोई ऑपरेशन नहीं करेगा तो सपोज उसका एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल स्टे द सेम, मे बी हेल्दी. अगर वो अच्छी बैलेंस शीट है तो ठीक है, इट विल रिमेन द सेम. बट दिस गिव्स यू आई मीन ये तुम्हारा एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है ना ऑफ द फुल ईयर कि तुमने क्या परफॉर्म किया है. ये वो है किसी कंपनी का कच्चा चिट्ठा. अब इसको अपन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं. कुछ चीज़ें जो इसके अंदर नहीं है दैट यू शुड बी लुकिंग एट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग, विच इज़ EBITDA, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत मेंशन किया था. बट वी हैवंट टच्ड अपॉन इट कि EBITDA व्हाट एक्चुअली EBITDA इज़, व्हाट इट टेल्स, एंड उसकी नीड क्या थी. अगर यहाँ पे मेरे पास देयर वाज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नेट प्रॉफिट, तो EBITDA ऐसा क्या दे रहा है जो मतलब ये सब नहीं दे पा रहे हैं, व्हाट दैट थिंग इज़. सो सबसे पहले ठीक है, किसी भी कंपनी ने कितना सेल्स किया, राइट. अब इसमें से अपन क्या करते हैं भाई, ठीक है आज सिंपल स्टार्ट की, ये पेंसिल मैंने 10 रुपये में बेची, 5 रुपये की मेरे को पड़ी थी, मैंने 5 रुपये कमा लिए. ऐसा तुम बोलोगे बिफोर यू हैव स्टडीड द दिस इनकम स्टेटमेंट. अब देखो तुमने एक्चुअली में 5 रुपये नहीं कमाए, 5 रुपये तुम्हारे हाथ में बचे हैं. दिस इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन कि इसने मेरे धंधे में 5 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 5 रुपये में लाया, 10 रुपये में बेची. लेकिन अब तुम कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर करते हो, जैसे कि तुम्हारा रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विच यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एज इन कि तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये पेंसिल मेरे शॉप पे 1 महीना पड़ी रही, इतना एरिया कवर किया तो इसका कुछ इतना 1 पैसे 2 पैसे का रेंट बनता है, राइट. यू कैन नॉट कैलकुलेट विद दैट पिन पॉइंट प्रिसीजन. तो उसको तुम फिक्स्ड कॉस्ट में नीचे रखते हो, तो तुम कंट्रीब्यूशन लेवल पे ये बोल देते हो कि हाँ मैं ऑन एन एवरेज एक पेंसिल के ऊपर इतना कमा रहा हूँ. देन यू डिडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस विच इज जनरली इनकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, आई मीन, राइट. दैट इज वन थिंग. अब इससे तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, राइट. So this is after your fixed cost which are directly attributable to your business कि तुम रेंट which is your the shop जिसका तुम रेंट पे कर रहे हो उसके बिना धंधा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो तुम किसी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, इसलिए तुमने उसको फिक्स्ड कॉस्ट में रखा है, वेरिएबल कॉस्ट में नहीं रखा है, राइट. दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू माई ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, नॉट द कैपिटल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इट कि तुमने धंधा तुम्हारे पैसे से किया है कि बोरोड कैपिटल से किया है, उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है. आज अगर ये पेंसिल सपोज एक स्टेशनरी शॉप खोल के 2 इंसान बैठ जाते हैं, सेम तरीके का धंधा करते हैं, सेम गुड्स में डील करते हैं, सेम क्वालिटी में डील करते हैं, दे विल बी एंडिंग अप विद द सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल्स, बिलीव इट और नॉट. बट उसके बाद डिफरेंस क्रिएट होता है कि भाई एक के घर की कैपिटल थी उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना था, एक की बोरोड कैपिटल थी बैंक से उसको इंटरेस्ट पे करना था. देन यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट होगा बिफोर रीचिंग आउट टू द अर्निंग बिफोर टैक्स का अमाउंट. सो यहाँ पे तुमने इंटरेस्ट पे कर दिया, इफ देयर वाज एनी बोरोड कैपिटल देन तुम टैक्स पे करते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आते हो. अब द एलिफेंट इन द रूम मुझे बात करनी है EBITDA की. EBITDA क्या होता है? EBITDA विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो वाई दिस ओनली इन द फर्स्ट प्लेस? अब देखो होता क्या है, सपोज यू आर ए मैनेजमेंट, अब तुमको बैंक से पैसा उठाना है, सो यू वांट टू शो सम बेसिकली जितनी अच्छी अर्निंग्स होगी तुम्हारे फाइनेंशियल्स में उतना अच्छा तुमको बैंक से पैसा मिल सकता है फॉर द कैपिटल. अब सपोज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन. अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट जो करना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. मैं चलो इसी से आता हूँ इनकम स्टेटमेंट से. सपोज तुमने सेल कर ली, तुमने वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, यहाँ तक तुम कुछ पंगा नहीं कर सकते हो. विच इज़ 10 रुपये की सेल करी, ऑडिटर तुम्हारा वेरीफाई करके जाएगा, 5 रुपये का तुमने परचेज किया था, 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा, यहाँ तक तुम कुछ भी पंगा लफड़ा नहीं कर सकते हो. इस 5 रुपये के कंट्रीब्यूशन को या फिर तुम कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया तुम्हारे पास जो बचा है ग्रोस प्रॉफिट, उसको तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, वो 5 रुपये ही रहेगा. लेकिन
अगेन सेम गोज विद द फिक्स्ड कॉस्ट, तुम आगे बेसिकली तुम EBIT पे आ गए, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पे। लेकिन इसमें तुमने जो फिक्स्ड कॉस्ट में लेस किया है ना, वहाँ पे एक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी लेस हुआ है। कैसे कि भाई ठीक है, सपोज मैंने शॉप के अंदर फर्नीचर कराया था, वो 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, 10 साल तक चलेगा, तो 10,000 का मेरा साल भर का फर्नीचर का खर्चा बैठता है। लेकिन किसने बोला 10 साल तक ही चलेगा? 5 साल तक भी चल सकता है, 15 साल तक भी चल सकता है। वो 10 साल कहाँ से आया? मैनेजमेंट के जजमेंट से आया, राइट। वो जो 2 बंदे स्टेशनरी शॉप खोल के बैठे थे, एक वो 10 साल भी काउंट कर सकता है, एक 5 साल भी काउंट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इबिट लेवल पे जाके वो एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है 2 बिजनेसेस में, ओनली बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट। बिजनेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इफ आई एम एन इन्वेस्टर, मुझे वो चीज़ कैसे पता चलेगी? इसलिए मैं क्या करता हूँ, इबिट विच इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके अंदर ये जो एक्सपेंस है विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट जजमेंट, उसको मैं ऐड बैक कर देता हूँ कि भाई मुझे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के बेसिस पे 2 कंपनीज को कंपेयर करना ही नहीं है। आफ्टर डिडक्टिंग दैट, मुझे उससे पहले का जो अमाउंट है उस पर कंपेयर करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि इबिट है, उसके अंदर मैं केवल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड करूंगा, बाकी के जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो एक्चुअल है। जो रेंट इनकर हुआ है वो हुआ है, वो ऑडिटर ने आके रिसिप्ट चेक करी होगी, पेमेंट रिसिप्ट चेक करी होगी, रेंट एग्रीमेंट चेक किया होगा, तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। बट डेप्रिसिएशन वो फर्नीचर की क्वालिटी देख के नहीं बता सकता ना कि भाई हाँ ये 10 साल ही चलेगा। ऑडिटर का उतना स्किल सेट नहीं होता है, राइट। वो मैनेजमेंट का कॉल होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में फिर से ऐड बैक करूंगा, तो मेरे पास आएगा कि हाँ बिफोर एक हार्ड कोर जो बिजनेस करके मेरे पास बचा है वो कितना है, विच इज सिंपली परचेजिंग द गुड, सेलिंग द गुड, उसका डिफरेंस माइनस जो मैंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर किया मेरे बिजनेस में, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो हो गया, उसके पास मेरे पास कितना बचा है। अब उसमें से मैं कैपेक्स करता हूँ, तो उसके लिए मतलब कैपेक्स तुम करते हो इन वन शॉट, बट तुम उसको स्प्रेड कर देते हो थ्रू आउट द ईयर्स थ्रू डेप्रिसिएशन। वो एनालिसिस मैं बाद में करूँगा। इसलिए तुम देखोगे ना, तो इफ़ यू गो इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एवरीथिंग, जैसे तुम आर्टिकलशिप में जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इंटरव्यू दोगे, तो दे विल बी फोकसिंग लार्जली अपॉन द EBITDA फिगर। उनको कभी भी नेट प्रॉफिट पे मतलब नहीं होता है, EBIT पे उनको कोई मतलब नहीं होता। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिर भी चलो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कंसिडर होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डील्स इज EBITDA, बिकॉज दैट इज़ द लीस्ट करप्टेड फिगर। वो एक्चुअल बिजनेस का एक वो देती है कि सेंस कि हाँ हाउ बिजनेस इज एक्चुअली डूइंग। दैट्स वाई EBITDA कम्स इन पिक्चर। बिकॉज इशू क्या हो रहा था, जो फिगर आ रही थी मेरे पास फॉर कंपेरेबिलिटी ऑफ 2 बिजनेसेस, या फिर इफ़ नॉट 2 बिजनेसेस, चलो मेरे को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, तो मैं मैनेजमेंट जजमेंट में चेंज भी तो कर सकता हूँ। मेरे को लगता था लास्ट ईयर तक कि 10 साल मेरी मशीन चलेगी, इस साल आके मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ी सी टैक्स मेरे को कम भरना है, तो मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ा के मेरा एक्सपेंस बढ़ा देता हूँ, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम भरूंगा। तो मैंने जो मैनेजमेंट जजमेंट था चेंज कर दिया कि भाई फर्नीचर 10 साल चलने वाला था, अब इस साल से मुझे लगता है कि नहीं, वो उसकी टोटल लाइफ 5 ईयर्स की, मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया एंड नेट प्रॉफिट कम आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है, एंड इस पर नो डाउट ऑडिटर का उसका डिबेट होगा, बट एट द एंड स्टिल वो कभी परफेक्ट आंसर नहीं मिल सकता, वो रहेगा एक एस्टिमेट। इसलिए वी ऑलवेज कंसिडर EBITDA थिंग। अब मैं थोड़ा सा चैप्टर स्पेसिफिक आता हूँ, टॉकिंग अबाउट द लीवरेज। लीवरेज होता क्या है? एक बात बताओ, सपोज तुम्हारे पास 5 रुपये, अब तुम कहते हो कि मैं मुझे 10 रुपये का धंधा करना है, कोई तुम्हें 5 रुपये घर से तुम्हारे मम्मी पापा लेके देते हैं कि बेटा इसके ऊपर 1 रुपये का ब्याज दे देना, ठीक है, तुम बैंक से ला दो फॉर एग्जांपल, तुम्हारे हाथ में 10 रुपये हो गए, इस पर तुम 1 रुपये का ब्याज भरोगे, धंधा लेकिन 10 रुपये का करोगे। अब सपोज तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है सपोज 30% का, 3 रुपये तुम कमाने वाले हो। अब सपोज तुम्हारे 5 रुपये लेके जाते, तुम्हारा दोस्त भी 5 रुपये लेके आता, दोनों की 50% इक्विटी रहती, एट दी एंड तुम कितना रुपया कमाते, 3 का डेढ़ दोनों में बढ़ता, 1.5 रुपया इसमें 1.5 रुपया उसमें, तो तुम्हारे पास कितना आता, 5 रुपीज़ इन्वेस्टेड, 1.5 रुपीज़ अर्न, विच इज़ 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यही तुमने क्या किया कि पूरी रिस्क मेरी रखता हूँ, 100% इक्विटी मेरी रखता हूँ, जो 5 रुपया है मैं किसी को बोरो करूँगा, किसी से बोरो करूँगा, किसी को पार्टनर नहीं बनाऊँगा, राइट। ये चीज़ तुमने जैसे ही करी तो हुआ क्या, तुमने जो 3 रुपीज़ अर्न किए उसमें से 1 रुपये तुमने इंटरेस्ट पे कर दिया, सपोज बोरो, जिससे भी तुमने बोरो किया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 रुपीज़, बट हाउ मच यू इन्वेस्टेड, जो तुमने पार्टनरशिप में भी किया था 5 रुपये इन्वेस्ट, अभी भी तुमने खुद के बिजनेस में डाला 5 रुपये, लेकिन 10 रुपये से धंधा किया, अब वो 5 रुपये डाल के तुम 2 रुपये जनरेट कर पाए हो, राइट। इससे तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ गया, 40%, 2 डिवाइडेड बाई 5, राइट। ये हुआ कैसे, बिकॉज हो क्या रहा था, तुमको जो डेट कैपिटल मिली थी वो मिली थी आई थिंक 5 रुपीज़ एट 1 रुपये ऑफ इंटरेस्ट, तो 20% पे, लेकिन तुम्हारा रिटर्न मतलब रिटर्न ऑफ द बिजनेस कितना था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, दैट वाज 30%। तो वो जो एक्स्ट्रा 10% बचा था, दैट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर द इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इज़ वॉट यू कैन सी इन योर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो तुम्हारे पास है। तो इसमें हो क्या रहा था, मैं सिंपल से चीज़ समझाता हूँ तुमको।
अब ये चीज़ तो होगी, चलो फाइनेंशियल लिवरेज जो मैंने अभी एक लेमन टर्म्स में समझाई, अपन उस स्टेटमेंट में जाके फिर से समझ लेंगे। बट अब ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है वो समझते हैं। सपोज वो स्टेशनरी वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं। सपोज वो शॉप थी जिसका 10,000 रुपये का महीने का रेंट था, ठीक है। पहले साल तुमने धंधा किया 1 लाख रुपये का, सपोज तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% होता है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नाम पे केवल एक रेंट है, ठीक है। तो अब तुमने 1 लाख रुपये का धंधा किया, 20,000 रुपये बचा है, ठीक है। 20,000 में से 10,000 रुपये मेरा रेंट में चला गया, तो हाथ में बच के कितना आया? 10,000 रुपये। 10% तुम्हारा नेट प्रॉफिट मार्जिन बचा। नेक्स्ट ईयर को तुम कर लेते हो 2 लाख रुपये की सेल। सपोज वो रेंट सेम रहता है। अब 2 लाख रुपये पे तुम 20% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से 40,000 रुपये का मार्जिन करोगे। अब उस 40,000 में से तुमको केवल 10,000 रुपीज़ रेंट देना है। वो तुम्हारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस था। नाउ बिकॉज ऑफ दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच इज़ योर बेस, अब उसके ऊपर तुम एक जो भी एक्स्ट्रा जनरेट करते हो, सिमिलर टू दिस कंसेप्ट तुम मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ोगे, राइट। एवरी रुपी अर्नड ओवर एंड अबाउ विल डायरेक्टली कम टू माई profit after tax figure, profit before tax figure in as in owners equity, because हो क्या रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेनिंग द सेम। अगर मैं यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट करता हूँ वो मुझे एक ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट करके देता है कि मैं सो द सिंपल थिंग इसके अभी तुम्हारा क्या हुआ, चेंज इन तुम्हारा सेल्स कितना हुआ? ट्वाइस द सेल्स, राइट। तुमने 1 लाख की सेल करी थी, 2 लाख की सेल कर ली, तो देखा जाए तो तुम्हारा प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए था। बट हुआ क्या इस केस में? 40,000 रुपये का तुमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया और 10,000 रुपये का रेंट पे किया, तो तुमने 30,000 अर्न किए, वेयर एज प्रीवियसली तुम 10,000 रुपये कमा रहे थे। तो दैट 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000 3 टाइम्स इज योर लीवरेज। वो बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड आर नॉट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द सेल्स। नो डाउट फिर आफ्टर ए पॉइंट ऐसा होगा कि तुम एक नई शॉप ओपन करोगे, तो दैट इज एक अलग से तुम फिक्स्ड एक्सपेंस ऐड नहीं करते हो जब तक रिमेनिंग द फिक्स्ड एक्सपेंस और मतलब अगर आपका वो कॉन्स्टेंट रहता है, फिर आप जो एक्स्ट्रा रुपी कमा पाते हो ना, दैट इज़ नथिंग बट बेनिफिट ऑफ योर ऑपरेटिंग लिवरेज। वही बात मैंने फाइनेंशियल लिवरेज में करी थी कि अगर तुमको लगता है कि तुम तुम्हारे बिजनेस से जो कैपिटल एम्प्लॉय करते हो उसके ऊपर 15% या 20% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो और तुम्हें 10% में डेट मिल रहा है, तो डेट लेना चाहिए। इट इज़ नॉट ब्लैंकेट स्टेटमेंट की डेट इज़ ऑलवेज बैड। इफ टेकन फॉर द राइट पर्पस, वो आपको ये चीज़ करके देता है कि आप 10% पे डेट उठाओ, 15% पे धंधा करो, 5% खुद का बचा के ले जाएगा। सो ऑल इन ऑल अब यही चीज़ लिवरेज जो है तुम्हारी फाइनेंशियल लिवरेज, ये मेरी 2 पॉइंट एनालिसिस में भी काम आती है। 2 पॉइंट के अंदर कि मैंने क्या किया था उसके अंदर, जो तुम्हारे को लास्ट टाइम रेशियो में एग्जांपल दिया था कि लाइक सपोज आई वांट टू जनरेट 100% रिटर्न ऑन इक्विटी। अब वो 2 तरीके से हो सकता है। सपोज मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं 2x का तो लिवरेज लूँगा, तो अभी नाउ आई एम डाउन टू ओनली 50%, बिकॉज मैं मेरा खुद का 100 रुपया लगा रहा हूँ, 100 रुपये का मैं लोन लेके आ रहा हूँ, 200 रुपये से धंधा कर रहा हूँ। तो उस 200 पे अगर मैं नेट लेवल पे इंटरेस्ट पेमेंट के बाद अगर 50 रुपये भी बचाता हूँ, तो वो 50 रुपये मेरे 100 पे बचेंगे, राइट। तो आई विल बी एबल टू जनरेट 50% रिटर्न ऑन माई इक्विटी, राइट। तो अब जैसे 2 पॉइंट में क्या हो रहा था कि 1 वॉज योर लिवरेज, द सेकंड वन वॉज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन, और फिर एक तुम उसमें करते हो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि सपोज तुमने 5% हर बार कमाते हो, 10 बार के लिए पूरे साल में बेचा तो 50%, 2x का लिवरेज करके तुम 100% के रिटर्न ऑन इक्विटी पे आ गए थे। सो ऑल इन ऑल आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए होलिस्टिक आइडिया कि हाउ द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज देयर। रॉट लर्निंग से इट विल नॉट वर्क।